हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं हूं अभिषेक शर्मा द मास्टर ऑफ साइंस। ये चल रही है क्लास 10th की प्लेलिस्ट जिसमें हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स बाय यूजिंग रे डायग्राम, यानी कि गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब को किरण आरेख से हम कैसे दिखा सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज सीखी हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है वो रूल्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाली वीडियो, जो कि मैं लास्ट में लिंक भी दे दूंगा, साथ साथ इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसको जाके ज़रूर से ज़रूर देखें। उसमें हमने सीखा कि कैसे एक इमेज को रे डायग्राम को यूज़ करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो कैसा बना हुआ है। ठीक है, जब हम सीख चुके हैं कि रे डायग्राम के यूज़ के साथ हम इमेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों ना इसके एप्लीकेशन को भी सीखा जाए। निश्चित रूप से आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों को रे डायग्राम से हम दिखा सकते हैं अलग अलग पोजीशंस में, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। आइए बिना वक्त गवाए सीखते हैं कुछ नया। कनकेव मिरर से बने इमेज को समझने से पहले या फिर किसी भी मिरर से बने इमेज का रिप्रेजेंटेशन करने से पहले और उसको समझने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, साइंटिफिक वर्ड्स, जिसको कि हमको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमको समझ आने वाला है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स कुछ हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है रियल। आप सबने सुना होगा रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक। वास्तव में जो कोई चीज़ हो, है ना, उसको हम बोलते हैं कि ये रियल है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं रियल हूँ, है ना, लेकिन अगर मेरी शैडो जो है वो रियल नहीं है, मेरी जो परछाई बनेगी वो वास्तव में मैं नहीं हूँ लेकिन मेरी परछाई है। इसके साथ ही साथ मेरा जो फोटोग्राफ होगा एक मोबाइल में या फिर एक आप सोचिए प्रिंटेड फोटोग्राफ है, तो वो क्या वो रियल है? नहीं है, मैं तो मैं हूँ, वो तो फोटोग्राफ है। तो रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक, है ना। तो जब कभी भी हम बोलेंगे कि इमेज रियल है यानी रियल इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इमेज जो आपका, ये मान के चलिए जो आपका मिरर है ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में रियल का मतलब होगा कि इस रिफ्लेक्टिंग साइड के सामने, फ्रंट में ऑब्जेक्ट की साइड अगर कोई चीज बन रहा है, जिधर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, अगर उधर ही इमेज बन रहा है, दैट मीन्स वो इमेज रियल है। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि इमेज रियल तब होगी जब वो मिरर के बाहर बनेगी, मिरर के सामने बनेगी, फ्रंट में बनेगी। समझ में आई बात? रियल उसी को बोलेंगे। अगर ये इमेज इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्रॉस करके उस साइड कहीं बने, पीछे की तरफ बने, दैट मीन्स कि वो रियल इमेज नहीं है। और रियल इमेज की एक पहचान मैं आपको बताऊं, रियल इमेज को आप किसी भी दीवार पे, किसी स्क्रीन पे उतार सकते हैं, बना सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट वर्चुअल, दूसरा शब्द हमारा क्या है? वर्चुअल। दूसरा शब्द है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? आभासी। आभासी मतलब वास्तव में जो चीज़ नहीं है सामने, सिर्फ आभासी है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो आभासी का मतलब हो जाएगा कि ये इमेज को हम किसी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, किसी भी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं उतार सकते। हम इसको देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे, है ना। तो ऐसे इमेज को हम बोलेंगे आभासी। अभी मैं अलग अलग केस स्टडी करूंगा, जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखा जाएगा तो देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो उसमें 2 शब्द यूज होगा, रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है। तो जब मैं बोलूंगा कि रियल इमेज है, इसका मतलब है कि इमेज कहीं ना कहीं पोल के सामने बन रहा है, फोकस की तरफ बन रहा है ना। किस केस में? अवतल दर्पण के केस में, यानी कि कनकेव मिरर के केस में। यानी कि उस इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की वो क्या है? इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने की तरफ है। ठीक है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द मिरर, मिरर से बाहर। ये तो हो गया रियल इमेज। वर्चुअल इमेज इसका जस्ट उल्टा। वी कैन नॉट प्रिंट द इमेज ऑन अ स्क्रीन ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, यानी किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका चित्र नहीं लिया जा सकता या किसी स्क्रीन पे उसको रिफ्लेक्ट करके बनाया नहीं जा सकता, पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। वो हो जाएगा आपका वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब।
हो सकता है आने वाली वीडियोस में मैं आपको कहीं प्रैक्टिकल करके इसको दिखाऊं कि किस तरीके से रियल इमेज प्रोड्यूस हो रहा है एक कनकेव मिरर के द्वारा और किस तरीके से वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो रहा है एक कन्वेक्स मिरर के द्वारा। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल हम लोग निश्चित रूप से करेंगे आने वाली वीडियोज में। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जो होगा हमेशा ये कभी भी फ्रंट में नहीं बनेगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट बिहाइंड बनेगा, पीछे, मिरर के भी पीछे बनेगा, तो वो हो जाएगा हमारा वर्चुअल इमेज। तीसरी सबसे बड़ी टर्म है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होगा सीधा। समझ में आ रही बात? मतलब जिस पोजीशन में, जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, आपका ऑब्जेक्ट जिस तरीके से रखा हुआ है, सेम टू सेम पोजीशन में अगर इमेज बनता है, यानी उसके डायमेंशंस वही रहते हैं। समझ रहे हैं ना? डायमेंशन का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे अगर यहां पे मैं बोलूं इमेज कुछ इस तरीके से रखा है, इसका एरो पॉइंट इधर और इसका टेल इधर है, तो हेड ऊपर और टेल नीचे रहे तो वो क्या हो गया? इरेक्ट हो गया, यानी सीधा का सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही आपका इमेज। लेकिन अगर यही इमेज 180 डिग्री रोटेट कर जाए, यानी हेड के जगह पे टेल और टेल के जगह पे हेड, तो ये वाला पोजीशन क्या बन जाएगा आपका? ये वाला पोजीशन आपका बन जाएगा इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा। तो सीधा यानी कि जिस पोजीशन में आपने ऑब्जेक्ट रखा वो उसी पोजीशन में इमेज हुआ तो सीधा, यानी कि इरेक्ट, ऐसा वाला कंडीशन। और अगर आपने सीधा रखा ऑब्जेक्ट लेकिन इमेज उल्टा बन गया, दैट मीन्स वो कौन सा पोजीशन है? इन्वर्टेड पोजीशन में इमेज बना है। बाकी दो टर्म्स और हैं, बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा हुआ इमेज तो बिगर देन ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा हुआ देन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन ये चार टर्म आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि क्या होता है रियल इमेज, क्या होता है वर्चुअल इमेज, क्या होता है इरेक्ट और क्या होता है इन्वर्टेड। हाँ, हमने रियल और वर्चुअल इमेज के ऊपर बाकायदा एक पूरा वीडियो लिया है, एक पूरा सेशन लिया है, आप उसका वीडियो भी जाके देख सकते हैं, आपको और डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि क्या रियल और क्या वर्चुअल होता है। इरेक्ट और इन्वर्टेड में तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो अब जबकि ये टॉपिक्स हमारी क्लियर हो चुकी हैं, तो आइए देखते हैं द इमेज प्रोड्यूस्ड बाई कनकेव मिरर इन डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जी, तो अब हम देखने वाले हैं द इमेज प्रोड्यूस्ड बाई कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, है ना। तो इसमें ध्यान देना होगा, मैंने पहले वीडियोस में भी इसकी चर्चा की थी कि इमेज कैसा बनेगा, ये एक बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है किस मिरर की? कनकेव मिरर की। तो आइए जल्दी से कनकेव मिरर हम फटाफट बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, इसको हम कर देते हैं थोड़ी सी रंगाई इसकी, किससे? रेड ऑक्साइड से, इसलिए मैं इसको रेड से ही बना रहा हूँ। चांदी की पॉलिश, उसके ऊपर रेड ऑक्साइड पोत दिया, तो ये हमारा बन गया एक इमेज, एक हमारा कनकेव मिरर। अभी ये अधूरा है, क्यों अधूरा है? क्योंकि इसका पोल और प्रिंसिपल फोकस नहीं बना है। तो ये हो गया हमारा पोल, किसका? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, यानी कि पोल। और इसके साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से मिलेगा? यही पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली। इसका आधा कर दिया तो क्या बन गया हमारा? फोकस बन गया। इसका आधा किया तो क्या बना? फोकस। और ये क्या बन गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बन गया हमारा क्या? एक कनकेव मिरर। अब देखिए मैं क्या बोल रहा था, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, वस्तु कहाँ होगी, वहीं से तो पता चलेगा कि उसका इमेज कैसा बनेगा, क्योंकि वहां से लाइट किस तरीके से आएगी और कहाँ टक्कर खाएगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, तब कहाँ पे मिलेगी, तब तो इमेज बनेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था इमेज कैसे बनता है, जब लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद दो लाइट रेज जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन करती हैं। तो आइए देखते हैं, हमको पता है सबसे ज़्यादा दूर अगर हम रखना चाहें इमेज को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा दूर रखना चाहे अगर हम मिरर से, तो कहाँ रख सकते हैं, कितना दूर रख सकते हैं? निश्चित रूप से हम बोलेंगे सर कितना दूर, ऐसे तो नापेंगे नहीं, अनंत पे रख देते हैं, उठा के एकदम इन्फिनिटी पे रख देते हैं, इतना दूर जहां तक कि हम नाप भी ना कर सके, जहां मेजरमेंट भी ना हो सके। तो पहला केस हम स्टडी करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इन्फिनिटी पे हो, सात समंदर पार कहीं हो, तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनने वाला है। आइए देखते हैं पहला केस, यानी कि क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when object is
प्लेस्ड यानी कि रखा हुआ है एट इन्फिनिटी। वाह क्या बात है, अनंत से शुरुआत करेंगे और उसका अंत करके रहेंगे ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, जहां कोई सीमा नहीं, आदि अनादि अनंत तक रख रहे हैं। चल अब गौर करने वाली बात है कि अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा तिरछा लग रहा है क्या, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, फटाक से जल्दी से सीधा कर लेते हैं ताकि हमारी लाइट रेज आके टकराने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ अब ये काफ़ी ठीक है। अब हम इसका जल्दी जल्दी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस दोनों बना देते हैं, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र बन गई। अब हम बात करते हैं कि वहां से इन्फिनिटी से चलने वाली लाइट रेज किस तरीके से यहाँ पे आएंगी। मेरा आपसे एक प्रश्न, अगर आपको पता है जरा सा भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन्फिनिटी से चलने वाली दो लाइट रेज कैसी होंगी आपस में। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको थोड़ा सा भी पता है इसके बारे में। अगर आप 10th कर चुके हो या आप 10th कर रहे हो तो अपने तरीके से आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मेरी तरफ से एक लाइक मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से चल के और आपके मिरर तक आ पा रही हैं, यानी आप पा रही हैं, पहुंच रही हैं, इसका मतलब कि उन्होंने रास्ते में कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया। क्योंकि अगर वो रास्ते में कहीं भी इंटरसेक्ट करती, ध्यान से सोचो, समझिएगा, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ज्यादातर लोग इस चीज को बताते नहीं, सिर्फ कह के निकल जाते हैं कि हाँ लाइट रेज आ रही होंगी तो ऐसी होगी। मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद है कि चीजों को बहुत गहराई से समझा जाए ना कि रटा जाए, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी से आ रहे हैं यानी अनंत से दो लाइट रेज आ रही हैं और आगे आपके इस छोटे से मिरर के छोटे से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा भी जा रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर वो लाइट रेज ऐसे है ना और ऐसे आ रही होती तो कहीं ना कहीं वो लाइट रेज क्या आती, टक्कर खाती और क्रॉस करके एक दूसरे से फिर दूर निकल जाती, और दूर निकलती तो आपके मिरर को कभी भी वो टच नहीं करती, आपके मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कभी भी वो कनेक्टेड नहीं हो पाती, कभी टच नहीं हो पाती। और अगर वो टच हो पा रही है इस छोटे से प्लेस में, इसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट से पैरेलल चली आ रही हैं, यानी एक दूसरे के समांतर चलती चली आ रही, तभी तो पहुंच पाई, समांतर थी इसीलिए वो एक दूसरे को कहीं कट नहीं की, और कट नहीं की तो सीधा सीधा आके यहाँ पे मिल गई, है कि नहीं। तो ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, बहुत ही समझने वाली बात है। अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो आपका दिमाग भी चकराएगा कि हाँ वास्तव में कहते तो हैं कि पैरेलल आती है इनफाइनाइट से चलने वाली लाइट रेज, पर क्यों पैरेलल नहीं भी तो आ सकती है, इनफाइनाइट से तो बहुत सारी लाइट रेज चल रही होंगी, लेकिन इसीलिए पैरेलल आती हैं क्योंकि अगर पैरेलल नहीं आती तो कहीं ना कहीं बीच में वो कट करती, और बीच में कट कर देती तो क्या करती, एक दूसरे से दूर भागते भागते काफी दूर निकल जाती, ठीक है। ये कट पॉइंट और छोटा भी हो सकता है आप कहेंगे, लेकिन और छोटा भी होगा फिर भी ये दूरी तो बहुत नजदीक मैंने दिखा दी ना। अगर आप इनफाइनाइट से एक बार इमेजिन करें कि इनफाइनाइट से कोई चीज आ रही है तो वहां से आते आते जरा सा भी मार्जिन रख के हम ला रहे हैं, और अगर वो कट हो जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे छोटे भाग को तो कभी भी टच नहीं कर पाएंगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में टच कर पाएंगी अगर दोनों पैरेलल हो यानी कि समांतर हो। तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर आपको ये चीज समझ आया कॉन्सेप्ट तो जरूर क्लिक कीजिए लाइक बटन को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको ये चीजें नहीं पता है अच्छे से। तो पहला केस बन गया इनफाइनाइट यानी कि अनंत से जब क्या आ रहा हो, वस्तु रखी हो अनंत पे, और अनंत से यानी जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। ऐसे केस में हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, मानना ही चाहिए, होता ही है कि जो लाइट रेज हमारी आ रही हैं वो लाइट रेज कैसी आ रही हैं, एक दूसरे से पैरेलल आ रही हैं, यहाँ आ रही हैं और एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। तो हमने जो लॉज पढ़े हैं उसमें क्या बताया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी लाइट रेज यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है मेरे भाई, कहां से जाती है दोस्त, फोकस से जाती हैं। सर इतना छोटा मत समझिए, फोकस से जाती हैं। हमको ये चीज बिल्कुल समझ आ गई, हमने इसको याद नहीं किया है, बिल्कुल ये चीज हमारे दिमाग में बैठ गई कि पैरेलल आने वाली लाइट रेज हमेशा कहां से जाएंगी, फोकस से। तो अगर वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा भी रहा होगा तो फोकस पे आके दोनों लाइट मिल रही हैं तो कैसे इमेज का ये निर्माण कर रही हैं, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट,
कैसा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर हम मान लें कि उसका बेस यहाँ पे था तो बेस वाली लाइट तो सीधे आएगी, इस पे टक्कर करेगी और निकल जाएगी, तो भी हम बोलेंगे कहाँ से, ये लाइट सीधा इस पे आई और यहीं से आई टक्कर खा के और यहीं निकल गई। ठीक है, तो भी हम देखें तो एक इधर से आ रही है और एक सीधा जाके आ रही है, कहाँ पे बन रहा है इमेज, फोकस पे। यानी अगर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो इनफाइनाइट पे तो इमेज बनेगा फोकस पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। दूसरी चीज क्या क्लियर हुई कि ऑब्जेक्ट हमारा है बड़ा लेकिन है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, तो उसका इमेज कहाँ बना, फोकस पे। कैसा बना, बहुत ही ज्यादा छोटा। लेकिन छोटा बनने के साथ साथ ये सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर की तरफ बना है, यानी फोकस की तरफ बना है। इसका मतलब इमेज कैसा होगा, रियल होगा, यानी कि वास्तविक होगा। दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज कौन सी है, ये छोटा बन गया, रियल बन गया, साथ ही साथ ये कैसा बनेगा, हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा। बहुत छोटा, इन्वर्टेड और रियल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज इसका लिख सकते हैं, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द इमेज, ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा और शॉर्टकट में लिखते हैं इसको, थोड़ा और शॉर्टकट में लिखते हैं। तो हम तो जान ही रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं द इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड एट फोकस। सबसे पहली बात तो ये है कि पोजीशन क्या हो गई, फोकस पे बनेगी। दूसरी पॉइंट पोजीशन के साथ, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या कि इमेज फोकस पे तो बन रही है लेकिन कैसी बन रही है, द साइज ऑफ इमेज विल बी वेरी स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज सर, इमेज कैसा बनेगा बच्चा मेरे, द इमेज विल बी रियल एंड वास्तविक, और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब तो नहीं पूछेंगे सर इन्वर्टेड का मतलब क्या है, रियल का मतलब क्या है सर, अब तो नहीं पूछने वाली बात है, अब तो क्लियर कर दिया मैंने पहले से ही। इन तीनों चीजों को अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। दूसरी चीज, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से अत्यधिक छोटा होगा। और तीसरा लिख सकते हैं, जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस हमारा समझ में आ गया आपको। केस नंबर 1 में हमने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा। अब क्या करेंगे, हम इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे क्या करेंगे, फाइनाइट पोजीशन की तरफ लेके आएंगे। सबसे पहले इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट के बाद अगर हम थोड़ा बहुत खिसका भी दें 1-2 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, तो वो वैसा ही होगा जैसे हमने समुद्र से क्या निकाला है, पानी निकाल लिया 1 बाल्टी। मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पहली पोजीशन में हमने इनफाइनाइट पे रखा था तो दूसरी पोजीशन में हमको उसको फाइनाइट पे ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकंड पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट पोजीशन पे रखा हो, यानी कहां पे रखा हो, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में। क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इनफाइनाइट के बाद दूसरा नोन पॉइंट हमारा एक रेफरेंस पॉइंट क्या बन सकता है, वो बन सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। तो उसके बीच में तो कोई बिंदु है ही नहीं जिसका नाम हम ले सके, तो हम किसका नाम लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र का नाम लेंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो लेकिन निश्चित रूप से रोचक होगी और काफी सारी चीजें आप इसके अंदरूनी समझ पाएंगे, मेरी ये उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे बच्चों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड, केस नंबर सेकंड। तो सेकंड केस कहां बनता है हमारा, केस नंबर 2, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f। अब 2f लिख दिया, इसका मतलब क्या समझे आप, 2f मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा है पहले ही कि जो f होता है, फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। हमने बताया था दैट r इज इक्वल टू 2f, और r कहाँ बनता है, यहां से लेके यहां, सेंटर ऑफ
कर्वेचर की दूरी को पोल से हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब इनफाइनाइट और इसके बीच रखने का मतलब इसको कई किताबों में भी और क्वेश्चंस में भी हमेशा 2f के नाम से डिनोट किया जाता है, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको 2f लिख दिया। कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच हमको रखना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो केस हमने बना दिया है, हमारा अवतल दर्पण वही रहेगा, कॉनकेव मिरर वैसा का वैसा ही रहेगा, हमारा फोकस अपनी जगह पे है, ठीक है, और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक है। समझिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये कहाँ है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ध्यान दीजिए आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से कहाँ खिसका, किधर खिसक रहा है बताइए, मिरर की ओर खिसक रहा है। ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट से मिरर की ओर खिसक रहा है। अब देखिए इमेज कहाँ जा रहा है, इमेज पहले पोजीशन पे फोकस पे बना था, सेकंड पोजीशन पे कहाँ जाएगा। हमने क्या कहा था, इमेज बनाने के लिए 2 लाइंस कम से कम ड्रॉ करनी है, 2 लॉज को हमको फॉलो करना है, और 3 लॉज मैंने बताए हैं पिछली वीडियो में, उसको जाके देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि एक लाइन चलेगी पैरेलल, एक लाइट रे चलेगी पैरेलल, और बच्चा अब जान चुका है कि पैरेलल जाने वाली लाइट रेस कहाँ से जाएंगी, पैरेलल जाने वाली लाइट रेस कहाँ जाएंगी, फोकस से जाएंगी, 110% फोकस से जाएंगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब दूसरी लाइट रे फोकस से भी आप ले जा सकते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी, या फिर आपके पास अगर ऑप्शन बचता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए, झंझट खत्म हो जाएगा। दोनों चीज आप कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं। 3 चीजें बताई गई हैं, पैरेलल जाएंगी तो फोकस से आएंगी, फोकस से जाएंगी तो पैरेलल जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएंगी। तो अगर आपके पास ऑप्शन बचता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों बनाने का, तो आपका इमेज काफी साफ सुथरा दिखेगा, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट इधर से जाएगी, टक्कर खा के वो अपने ही लाइट पे वापस आ जाएगी। यहाँ पे ये टकराई, इस पॉइंट से निकली हुई 2 लाइट रेज यहाँ पे टकराई, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका इमेज का हेड बन जाएगा, ये एरो वाला पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। सॉरी, ये मैं ब्लू कट से बनाना चाह रहा हूँ, ये एरो वाला पॉइंट वहां पे बन जाएगा। अब जैसे जैसे नीचे से ड्रॉ करते जाएंगे, ये यहाँ पे आपको उल्टी इमेज छोटी सी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका नाम रख दूं, बी और इसका नाम रखूं ए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश, और इसका नाम हो जाएगा बी डैश, ठीक है। बहुत इजी है, आप देख रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से मिरर की ओर लिया, तो इमेज मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ भागने लगा, उल्टा। जस्ट समझ रहे कि नहीं, इनफाइनाइट से फाइनाइट की तरफ गया तो फोकस से और नजदीक आने लगा। दूसरी चीज, फोकस पे बनी हुई इमेज बहुत छोटी थी, और फोकस से जैसी थोड़ी और आगे बढ़ी, इमेज का साइज भी बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लक्ष्य, अगर आप अनंत दूरी से ही कोई बहुत बड़ा लक्ष्य सोच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसकी तस्वीर बड़ी धुंधली होगी, उसकी तस्वीर बहुत छोटी और बहुत धुंधली होगी। लेकिन जैसे जैसे आप मेहनत करते हुए अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे लक्ष्य खुद ब खुद आपके पास बढ़ता हुआ, उसकी चित्र बढ़ती हुई, उसका फिगर और उसका जो बोल सकते हैं एक एहसास है, वो आपको खुद आने लगेगा, वो चीज़ें आपके पास खुद चल के आने लगेंगी, ठीक है। इसलिए कोई भी लक्ष्य कितना ही इन्फिनिटी दिखता क्यों ना हो, कितना ही अनंत पे क्यों ना दिखता हो, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। थोड़ा ही थोड़ा प्रयास जरूर, लेकिन निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस आपको प्रैक्टिस और आपको परसिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इनफाइनाइट पे दिखने वाली जो लाइट रेज हैं वो भी फाइनाइट हो जाती हैं, वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो आपका कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा, इस इमेज की प्रॉपर्टीज कैसी होगी। पहली प्रॉपर्टी आप देख के बता सकते हैं, द इमेज विल बी प्रोड्यूस एट, कहां प्रोड्यूस हो रहा है, बिटवीन एफ एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f, या इसको दूसरे भाषा में बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा बिटवीन f एंड 2f। बहुत आसान है, f और 2f के बीच में। अब जैसे जैसे आप इसको नजदीक लेते जाएंगे, वैसे वैसे इमेज भी आपका क्या होगा, और नजदीक आता चला जाएगा। दूसरी चीज, द साइज ऑफ इमेज विल बी, जो आपका जो प्रतिबिंब है, इसका जो साइज है, इसका जो आकार है, वो क्या हुआ, सर पहले तो बहुत छोटा था, पॉइंट का था, अब बढ़ गया है, लेकिन इतना नहीं बढ़ पाया कि वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाए या ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाए, अभी भी क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ इमेज विल बी स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी भी ये ऑब्जेक्ट के साइज से तो छोटा ही है, लेकिन थोड़ी साइज तो बड़ी। तीसरी चीज देखने वाली बात है, क्या ये इमेज सीधा हो गया,
नहीं सर, अभी भी उल्टा है, 110% उल्टा है। तो अगर उल्टा है तो कैसा इमेज होगा? इन्वर्टेड। और बाहर है इमेज, ऑब्जेक्ट सॉरी आपके इस मिरर के बाहर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रियल हो गया। तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं, प्रतिबिंब जो है वो f और 2f के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, दो केसेस हो गए। आइए इमेज ऑब्जेक्ट को थोड़ा और खिसकाते हैं, थोड़ा और नजदीक ले जाते हैं और कहां रख देते हैं? सीधा उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f पे। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, तो ये रही थर्ड केस नंबर 3, सॉरी 3 लिखना भूल गया मैं, जरूर लिख दूंगा आपके लिए, केस नंबर 3। यहाँ पे तीसरे केस में हम कहाँ रखेंगे? एट 2f। अब और थोड़ा सा इमेज को खिसका दिया, हमने रख दिया इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, वक्रता केंद्र पर। क्या परिणाम निकलता है? आइए आपके सामने डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो पहली तो लाइट रे कहाँ से जानी चाहिए? सबसे पहले तो सर पैरेलल चली जाएगी। पैरेलल जाने वाली लाइट रे कहाँ से होके जाएगी? बिल्कुल, कहाँ से जाएगी? फोकस से। कहाँ से जाएगी बच्चा? फोकस से। अच्छा, फोकस से चली गई, बहुत बढ़िया। तो इधर से आई और इधर चली गई। दूसरी लाइट रे कहाँ से ले जाए सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप बोलते हैं ले जाने के लिए, उसी पे तो रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब जब उसी पे ऑब्जेक्ट है तो उसके नीचे से कैसे लेके चले जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो जब पॉसिबल ना हो उस केस में तीसरा ऑप्शन आपके पास बच जाता है। कौन सा? फोकस से ले जाइए। जो फोकस से जाने वाली लाइट रे कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाएंगी, तब भी इमेज बन जाएगा। हमने कहा था आइदर ऑफ टू कैन बी फॉलोड इन द 3 लॉस। तीनों नियम में से कोई भी दो आप फॉलो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम दूसरा वाला कहाँ से लेके जाएंगे? फोकस से लेके जाएंगे। और फोकस से जाने वाली लाइट रे कहाँ मिलेगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही पैरेलल होगी तो हम क्या देखते हैं? इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? एग्जैक्टली इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि इमेज बनाने में प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के ही फुटप्रिंट पे, ऑब्जेक्ट के ही बेस पे, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज बन गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज था, हम इसको ऑब्जेक्ट को यहां से खिसका के इधर ले आए, इमेज खिसक के इधर आ गया। यानी इमेज क्या हो रहा है? मिरर से दूर जा रहा है और ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जाएगा, इमेज जो है वो मिरर से दूर जाएगा। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एरो से दिखाएं तो ये लाइट इधर गई है, ये लाइट इधर आई है और ये यहाँ आ गई। इस तरीके से हमारा ये इमेज बन गया। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रखी हो तो देख के क्या लग रहा है आपको? इसका साइज इसके साइज के एग्जैक्टली बराबर है, पहली चीज। अब जो साइज है, शुरुआत हुई थी पॉइंट ऑब्जेक्ट से, पॉइंट इमेज से, थोड़ी बड़ी हुई और कहाँ पे पहुंच गई? पहुंचते पहुंचते इक्वल साइज पे पहुंच गई। ठीक है, तो ये है हमारे फिजिक्स का, हमारे साइंस का जादू। ठीक है, अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले जाएंगे, इमेज का साइज और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके लिए भी हम लोग क्या लिख लेते हैं? इमेज की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी है भैया? क्या क्या प्रॉपर्टी है? यहाँ प्रॉपर्टीज डाल देते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, द इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड एट, कहां पे बनेगी इमेज? इमेज कहां पे बनेगी? प्रोड्यूस एट या प्रोड्यूस्ड अंडर या ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो सकता है ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत एरर हो, ऑन होगा कि एट होगा, ये उतना मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये बनेगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही नीचे बनेगा। तो लिख सकते हैं बिलो द इमेज, लिख सकते हैं जस्ट अंडर द इमेज, बिलो द इमेज, जो करेक्ट हो आप लिख लीजिएगा, लेकिन देख के हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, द साइज ऑफ इमेज विल बी एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, किसके इक्वल? टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साइज के बराबर आपका इमेज का भी साइज होगा। तीसरी चीज अभी भी वही रह जाएगी, रियल इमेज बना है क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के बाहर है। दूसरी चीज उल्टा बना है यानी कि इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड वाला चीज जो है ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों को भी नोट कीजिए और देखते हैं इसके बाद केस नंबर 4, जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लेके जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा केस नंबर 4, केस नंबर 4। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं?
थोड़ा सा और खिसका रहे हैं। किधर खिसका रहे हैं? मिरर की तरफ खिसका रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, यानी 2f पे था। अब इसको 2f और f के बीच में जो जगह बच रहा है इसमें रख के देखते हैं कि हमारा इमेज कहाँ बनता है। आपको क्या लगता है इमेज कहाँ बनना चाहिए? इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर यानी बीच, यानी इसके दोनों तरफ के हिस्सों का ये सेंटर पॉइंट है। तो यहीं से जो इसका फिनोमिनन है इमेज बनने का, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यानी इनफाइनाइट पे रखा तो फोकस पे, ठीक है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज इधर भाग जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? रुकिए मैं फिर से बताता हूं आपको, फिर से मैं बताता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे था? ऑब्जेक्ट कहां पे था? ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, तो इमेज फोकस पे। ठीक है, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आ गया। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिखा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। देखिए बढ़ रहा है। अब हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बीच, इमेज चला जाएगा उसके उल्टे पोजीशन पे। यानी जब ये यहां पे था तो यहां पे था, और जब ये यहां पे जाएगा तो ये यहां पे आ जाएगा। इसी तरीके से जब फोकस पे जाएगा तो ये इनफाइनाइट पे चला जाएगा, और जब फोकस और पोल के बीच में आएगा तब इनफाइनाइट के बाद तो कोई जगह बचती ही नहीं है। उस केस में कुछ जादू ही होगा, वो हम देखते हैं आगे। फिलहाल हम इस इमेज को बनाते हैं आपके लिए जल्दी से जल्दी। जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे? जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे? सॉरी, थोड़ा ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, ये इतना बड़ा रख देते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f और f यानी फोकस के बीच में। जल्दी जल्दी इसका हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ठीक है, लाइन कैसी जाएगी? एक लाइन तो सर जाएगी पैरेलल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पैरेलल जाने वाली लाइट कहाँ से निकलेंगी? फोकस से निकलेगी। दूसरी लाइट सर क्या करें? सर इससे निकाल दे क्या? फोकस से? फोकस से निकाल दे क्या? बिल्कुल निकाल दीजिए फोकस से। दूसरी लाइट फोकस से निकाल दी। ओह सॉरी, थोड़ा तिरछा हो गया, फोकस से निकाल लेते हैं हम। दूसरी लाइट रे हम फोकस से निकाल लेते हैं। फोकस से निकालेंगे कहाँ जाके मिलेगी? बताओ कहाँ जाके मिलेगी? आगे जहां भी कटेगा। थोड़ा सा तिरछा है क्योंकि बोर्ड पे बनाना उतना सीधा सीधा बन नहीं पाता, आसान नहीं। आप इंची स्केल वगैरह से बनाएंगे काफी सही बनेगा। ठीक है, तो इस लाइट रे का हम क्या कर देते हैं? एरो लगा देते हैं। लाइट इधर गई, इधर से इधर निकल गई, लाइट इधर गई, इधर निकल गई। कहाँ पे कट हुआ? यहाँ पे। तो यहाँ बन जाएगा आपका इमेज। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे खेल हो गया असली शुरू, लाइट का जादू शुरू हो गया। लाइट को ऐसे ही नहीं बोलते हैं मिरेकुलस, क्योंकि इसके पास बहुत सारी जादुई ताकतें हैं। और अभी तो 10th में आप छोटी सी ताकत देख रहे हैं। अभी जब आप पढ़ेंगे पोलराइजेशन, जब आप पढ़ेंगे डाइफ्रैक्शन, जब आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, जब आप पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आप बोलेंगे वाह भैया लाइट तो अद्भुत है। उसके बाद आपको एक स्टेप और ऊपर ले जाएंगे, तब आप पढ़ेंगे द डुअल नेचर ऑफ लाइट, जहाँ पे आपको पता चलेगा भैया लाइट के पास तो दो कैरेक्टर है। समझ रहे हो? दो बिहेवियर है, अच्छा बालक भी है, बुरा बालक भी है, शांत भी है, गुस्सैल भी है। समझ रहे हो? सीधा और नकचड़ा दोनों भैया मुलाकात कराएंगे आपकी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इमेज हमारा खिसक गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से और बाहर। ऑब्जेक्ट है छोटू सा, इमेज बढ़ गया बड़ा। बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज उल्टा है। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे भैया? द इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन, कहां बन रहा है? इनफाइनाइट एंड 2f। इनफाइनाइट और 2f के बीच में, जस्ट उल्टा। आप पीछे जाके देखिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f के बीच में था तो इमेज c और f के बीच में बना था, उसी का उल्टा हो गया। दूसरी चीज, द साइज ऑफ इमेज विल बी, साइज कैसी हो गई? अब बच्चा साइज बढ़ गई, अब साइज बढ़ गई। द साइज विल बी बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब आपके इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बढ़ गई, बाकी बातें एज इट इज रह जाएंगी। इमेज अभी भी रियल है और अभी भी इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, 2 केस और बचा है, जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ते हैं और इसके बाद आज की सेशन को खत्म करेंगे हम लोग फटाफट। और आप उम्मीद है कि लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, काफी मेहनत से वीडियोस बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखते हैं पॉइंट नंबर 5। तो आइए देखते हैं पॉइंट केस नंबर 5।
जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पर और फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आप सब समझ चुके होंगे, काफ़ी मैंने चिल्ला चिल्ला के समझाया कि क्या हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, कि ऑब्जेक्ट किधर बढ़ रहा है तो इमेज किधर बढ़ रहा है। तो आपका दिमाग अब तक हमारे हिसाब से तो खुल गया होगा 110%। ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस पे, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देते हैं फोकस पे, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। जाहिर सी बात है सर, सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे बताइए जल्दी से, हम पैरेलल ले जाएंगे। कहाँ से ले जाएंगे? पैरेलल। जब तक पॉसिबल है आप पैरेलल ले जाइए, थोड़ा तिरछा हो गया, पैरेलल लाइट ले जाएंगे। क्या करेंगे? पैरेलल लाइट, ये पैरेलल ले गए, ठीक है। और ये पैरेलल लाइट कहाँ से जाएगी? ऑब्वियस सी बात है सर, फोकस से ही तो जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। पर अब प्रॉब्लम ये होगी कि पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को तो खुद फोकस पे रख दिया। जब फोकस पे ही रख दिया सर, तो ये भी, इसके आगे कुछ बचा ही नहीं, ना तो हम फोकस से ले जा सकते हैं, ना तो आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे ले जा सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे छूट गया, हाँ पीछे छूट गया, लेकिन फिर भी ऐसी लाइट रेज बन सकती हैं जो क्या करें? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएं। ये देखिए, ये थोड़ा तिरछा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अगर यहाँ से लाइट रेज यहाँ से निकलेंगी, यहाँ थोड़ा सा हाथ में हिल जा रहा है, अगर लाइट रेज यहाँ निकलेंगी तो टक्कर खा के कहाँ जाएंगी? लाइट रेज इधर गई और टक्कर खा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएंगी, अगर उस लाइन में है तो। बस अब खूब ध्यान से देखिए, दोनों लाइट रेज कैसी हैं? पैरेलल है। दोनों लाइट रेज कैसी हैं? पैरेलल है। ये लाइट रेज इधर जा रही है, लाइट रेज इधर जा रही है, दोनों आपस में पैरेलल। और पैरेलल लाइट रेज कहाँ मिलने की संभावना है? नदिया के पार। कहाँ मिलेगी पैरेलल लाइट रेज? समांतर प्रकाश किरणें कहाँ मिलती है भैया? 7 समंदर पार। कहाँ मिलती हैं? नदिया के पार, चंदा मामा के उस पार, ठीक ना। तो ये जाके कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे मिलेगा, यानी फोकस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। और इन्फिनिटी पे बनी हुई चीज तभी दिख सकती है जब वो बहुत बड़ी हो। इसका मतलब अगर इमेज बन रहा है दैट मीन्स हमें दिख रहा है, और दिख रहा है इसका मतलब क्या है? काफी बड़ा होगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फटाफट। द इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, या इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, चलो इन्फिनिटी लिख दिया मैंने आपके लिए। दूसरी चीज, द साइज ऑफ इमेज विल बी, कैसा होगा साइज ऑफ इमेज? ह्यूज, ह्यूज, या लिख सकते हो बिगर, बिगर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। आप लिख लीजिएगा, इसको लिखने में मैं थोड़ा कंजूस हूं, ठीक ना। तो इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा और बनेगा कहां पे? वो अनंत पे बनेगा। तीसरी चीज, द इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड, ये बात तो सदा सदा के लिए सत्य है, क्योंकि अभी भी इमेज कहाँ है? मिरर के बाहर है, तो रियल होगा। और लाइट रे कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसका मतलब इमेज भी इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब एक लास्ट पोजीशन बचता है, क्योंकि अब हम मिरर के ऊपर तो इमेज रख नहीं देंगे, ना तो मिरर के अंदर इमेज ऑब्जेक्ट घुसा सकते हैं, ना तो मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट रख देंगे। लास्ट पोजीशन कहां बच रहा है? पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। तो आइए लास्ट पोजीशन भी देख लेते हैं। पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी? हाँ, तो हम आ चुके हैं केस नंबर 6, जो कि लास्ट केस है, कॉन्केव मिरर के परिप्रेक्ष्य में बोले, या फिर इसके बाद कन्वेक्स मिरर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, हो सकता है आपको बोर होने लगे, पर मुझे पक्का पता है आपको बोर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है, तो इसलिए ना जो कन्वेक्स मिरर वाला सिस्टम है उसके 2 ही केस बनेंगे। क्यों बनेंगे तब तक आप ये सोचते रहिए कि 2 ही केस क्यों बनेंगे, 6 केस इसमें बने तो 2 उसमें क्यों बनेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको समझ लेते हैं और 2 केस पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक ना। तो जब हम रखेंगे बिटवीन पोल एंड फोकस में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रख देंगे, अगर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, कहां से हम इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम रख दिए दर्पण के, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो जैसे ही फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, अब तो सर ना तो फोकस बचा ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब तो उसके भी इस पार चला गया। अब हम कहां से लाइन खींचे? तो मेरा जवाब अभी भी वही है कि पहली लाइन तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। तो ले चलते हैं पहली लाइन पैरेलल, देखते हैं क्या होता है। लाइट गई पैरेलल, आएगी कहां से? आएगी कहां से बच्चा? फोकस से आएगी। अब तो सर एक चली गई, लेकिन अब इसका मतलब क्या निकला? दूसरी लाइट। तो इसको बच्चा इतना नजदीक हो गया है कि इसको अब आगे तो कहीं मिल नहीं पाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे? देखो दूसरी चीज, दूसरी लाइट कहां से आएगी? दूसरी लाइट हमारी जाएगी सेंटर ऑफ
कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरी लाइट लेके अब ध्यान देखिए, ये दोनों में थोड़ा गैप है और ये आगे जाते जाते तो बढ़ जाएगा, यानी अब इसकी चांसेस इनफाइनाइट पे भी मिलने के नहीं है, यानी मिरर के बाहर अब ये तो इनफाइनाइट पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, चलेंगे चांद के पार, है ना। भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, तो ये चांद के पार आपको ले जाऊंगा, ये आ गया चांद के पार। और जैसे हमारे इस चंद्रमा के उस पार जाएगा तो इमेज कैसा हो जाएगा, रियल से आभासी। वास्तव में चांद के उस पार जाना क्या है, इमेजिनरी ही तो है, वर्चुअल थॉट ही तो है। चांद के उस पार कैसे चले जाओगे, चांद पर जा सकते हो लेकिन चांद के पार नहीं जा सकते ना। तो ये जो भी गायक गीतकार जिनने भी लिखा है उनको फिजिक्स की बड़ी अच्छी नॉलेज थी कि चांद के पार जाते ही चीजें कैसी हो जाती हैं, वर्चुअल, इमेजिनरी, है ना। तो चांद के पार लेके तो चलेंगे लेकिन कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। यही एकमात्र ऐसा केस है जिसमें आपका इमेज जो बन रहा है वो क्या है, बताइए कैसा है, वो रियल की जगह पे वर्चुअल है, इन्वर्टेड की जगह पे इरेक्ट है। ये एकमात्र ऐसा कंडीशन है जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी सीधा तो हुआ लेकिन आभासी हो गया। ठीक है, सीधा हुआ लेकिन आभासी हो गया। तो ये वाली लाइट रे ऐसे गई और यहाँ से वापस आई, ये वाली लाइट रे इधर गई और इधर वापस आई। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया इधर और आगे बढ़ा दिया इधर। तो हमें पता चला कि हमारा ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो हमारा ये ए डैश और बी डैश बन गया। जल्दी जल्दी इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। काफ़ी मज़ा आया आज की क्लास को पढ़ाने में भी, आज की क्लास में सीखने में भी बहुत कुछ मिला और आपके साथ जुड़ने में भी बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो में बांध के रखूँ। ठीक है, तो और ये भी कोशिश रहती है कि ज़्यादा इंटरटेनमेंट के बजाय ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे हम लोग रखें फोकस अपना। ठीक है, तो हो सकता है उस चक्कर में थोड़ा बहुत आपका भटकाव इधर उधर हो रहा हो, तो आप अपने आप को थोड़ा बांध के रखेंगे तो लास्ट तक चीज़ें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेंगी। ठीक ना, उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को आप क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपसे बोलूँगा नहीं, बस मैं मेहनत करता रहूँगा, बाकी तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। द इमेज विल बी प्रोड्यूस्ड, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है बताइए, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के भी पीछे, मिरर के भी पीछे। द साइज ऑफ इमेज विल बी, साइज कैसा हो गया, बिगर, बिगर देन ऑब्जेक्ट, देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो चीज एकदम क्लियर है। तीसरी चीज यहां बदली है और वो हो गया है वर्चुअल इमेज और इसके साथ साथ इरेक्ट। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लें मेरे हिंदी वाले साथी सारे लोग। प्रतिबिंब दर्पण के उस पार बनेगा। दूसरी चीज, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और तीसरी और फाइनल चीज, जो प्रतिबिंब होगी वो आभासी और सीधी बनेगी। तो ये ऑल 6 पॉसिबल कंडीशंस थे जहां पे कि ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता था और इमेज बनाया जा सकता था। इसके बाद कोई भी पॉसिबल कंडीशन नहीं है। ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर के पीछे रख दें तो वहां से आने वाली लाइट रेज कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ नहीं पाएंगी। अगर सपोज ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ हो तो इससे चलने वाली लाइट रेज कभी भी ऐसे घूम के पीछे तो आएंगे नहीं, क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। वो बेंड तो क्या आएगी नहीं घूम के पीछे से कि यहाँ से आई ऐसे आके इधर लड़ गई और एक इमेज बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमारी ये ऑल 6 पॉसिबल कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं इसी के साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने में बहुत मज़ा आया होगा। मेरी मेहनत हो सकता है रंग लाए। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहाँ पे भी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है, आपका वक्त बहुत थोड़ा सा लगेगा लेकिन मेरी मदद बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।